अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के सच्चे वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। एक जज साहब अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे थे? रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। एक भाई ने हमें भेजा है, कहता है कि कल रात का ही वाक़या है जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। मैंने रिसीव किया। उधर से मुझे रोने की आवाजें आई। मैंने उन्हें चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? उधर से आवाज आई कि भाई साहब आप कहां हैं और कितनी देर में हमारे घर आ सकते हैं? मैंने कहा आप परेशानी तो बताइए भाभी जी, और भाई साहब कहां है और मां किधर है, आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फौरन आ जाइए, बस जल्दी से आ जाइए। मैंने उन्हें मुतमईन करते हुए कहा कि भाभी जी 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, मैं जल्दी से आने की पूरी कोशिश करता हूं। जैसे तैसे घबराहट में मैं घर पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो कि जज थे और हमारे दोस्त थे सामने बैठे हुए हैं, और भाभी जी एक तरफ बस रोए जा रही है, चीखो पुकार कर रही है। 10 साल का बेटा भी परेशान, 6 साल की बेटी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो भाई साहब तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने भाभी जी से पूछा कि क्या हुआ, तो भाभी जी ने कहा ये देखिए तलाक के कागजात हैं, कोर्ट से तैयार करके लाए हैं ये, और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नजर में तो मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया कि पापा उन्हें 2 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आए हैं। मैंने नौकर से कहा कि भाई साहब को और मेरे लिए जल्दी से चाय बना कर लाओ। कुछ देर में चाय भी आ गई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया। कुछ ही देर के बाद वो मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गए और मुझसे बोले कि 2 दिनों से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। मैंने अपनी 61 साल की मां को कुछ अनजान लोगों के हवाले करके आया हूं। पिछले 1 साल से मेरे ही घर में मेरी ही मां के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी हो गई कि मेरी बीवी ने यानी तुम्हारी भाभी ने कसम खा ली कि वो मेरी मां का ध्यान नहीं रख सकती। ये ना तो उनसे बात करती थी, ना मेरे बच्चे मेरी मां से ठीक तरीके से बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद मां मुझसे लिपट कर रोती थी। ये नौकर तक मेरी मां से खराब तरीके से पेश आते थे, अपनी मनमानी करते थे। इसलिए मेरी मां ने 10 दिन पहले ही मुझे बोल दिया था कि बेटा मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मेरी मां से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था ना, तभी हमारे अब्बू इंतकाल कर गए थे। हमें और मां को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा इस दुनिया से चले गए थे। तब से मेरी मां दूसरों के घरों में काम कर करके उसने मुझे पढ़ाया है और इस काबिल बनाया है कि आज मैं एक जज हूं। लोग बताते हैं कि मां दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। उस मां को आज मैं ओल्ड एज होम में छोड़कर आया हूं। मैं अपनी मां के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं। उन्होंने मुझे पालने के लिए, पोसने के लिए कितने दुख उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान देने वाला था तो वो मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया
तो मेरी मां को मैंने जबरदस्त बुखार में पाया। पूरा जिस्म गर्मी से तप रहा था। मैंने मां से कहा कि मां, तुझे तो तेज बुखार है। तब मां ने मुझे हंसते हुए कहा था कि नहीं बेटा, मैं अभी खाना बनाकर आई हूं ना, इसलिए बदन गर्म है। हाय, लोगों से उधार उधार मांगकर मुझे दिल्ली की यूनिवर्सिटी में LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। ये कहते हुए जज साहब बच्चों की तरह फिर रोने लग गए और कहने लगे, जब हम ऐसी मां के नहीं हो सके तो अपने बीवी बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हमने उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए हैं जो ना उनकी आदत, ना उनकी बीमारी, ना उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी मां के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी के लिए क्या भला कर सकता हूं। अगर इनको आजादी इतनी प्यारी है और मां इतनी बोझ लग रही है तो मैं इन्हें पूरी आजादी देना चाहता हूं। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी बगैर बाप के पल जाएंगे। इसलिए मैं इनको तलाक देना चाहता हूं और सारी प्रॉपर्टी इनके हवाले करके मैं खुद ओल्ड एज होम में जाकर रहूंगा। वहां कम से कम मां के साथ तो रह सकता हूं। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरी मां आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो आखिर एक दिन मुझे भी तो वहां जाना पड़ेगा ना। मां के साथ रहते रहते कम से कम मुझे आदत तो हो जाएगी। मेरी मां की तरह मुझे तकलीफ तो नहीं होगी। जज साहब जितना बोलते जाते थे उससे ज्यादा वो रोए जा रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर पछतावे के और अफसोस के जज्बात उभरे हुए थे, यानी वो पछता रही थी। मैंने फौरन ड्राइवर से कहा कि जल्दी गाड़ी निकालो, हम नोएडा आश्रम चलते हैं, यानी ओल्ड एज होम चलते हैं। मैंने भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोगों को लेकर हम नोएडा आश्रम पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद चौकीदार ने गेट खोला तो भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि यहां पर मेरी मां है, मैं उसे लेने आया हूं। चौकीदार ने कहा कि भाई साहब ये सब क्या कर रहे हो। तो भाई साहब ने कहा कि मैं एक जज हूं। इस पर चौकीदार ने कहा, वाह जज साहब, अपनी मां के साथ इंसाफ नहीं कर सके तो औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे। इतना ताना देकर हम लोगों को चौकीदार वहीं पर खड़ा रख के अंदर चला गया। थोड़ी देर में अंदर से एक औरत आई जो कि वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा कि 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं बूढ़ी अम्मा को मार तो नहीं देंगे, तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा कि बहन आप यकीन कीजिए, ये लोग मां को यहां छोड़कर बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर किसी तरह मना पटाकर मैं हम सब लोग मां के कमरे में गए। वो औरत, वो वार्डन हमें मां के कमरे तक ले गई। कमरे का जो नजारा था वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। सिर्फ एक फैमिली फोटो थी जिस पर पूरे फैमिली के फोटोज थे। वो बूढ़ी मां उसे बगल में लेकर जैसे बच्चों को लेकर सोते हैं, इस तरह वो सोई हुई थी। जब जज साहब ने मां को इस हालत में देखा तो जाकर मां से लिपट गए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गए। मां भी अपने बेटे से मिलकर बिलक बिलक कर रोने लग गई। फिर थोड़ी ही देर में पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोने लग गई और पछताने लग गई। इनकी रोने की आवाजें सुनकर आसपास के और भी बूढ़े बुजुर्ग सब जाग गए और सब आ गए और सबकी आंखें नम थी, सब रो रहे थे। कुछ ही देर के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के बूढ़े बुजुर्ग हमें आश्रम के बाहर छोड़ने तक आ गए और सब बूढ़े और बुजुर्ग लोग जो किसी ना किसी के माँ बाप थे, वो सब हमें इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद इसी तरीके से उनकी भी औलाद उन्हें एक दिन लेने आएगी। पूरे रास्ते बच्चे और भाभी जी चुपचाप रहे, मगर मां और बेटे यानी मां जी और भाई साहब दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश नजर आ रहे थे।
घर आते आते सुबह के तकरीबन 4:45 बज गए। भाभी जी को पता चल गया कि उनकी खुशी की चाबी कहां पर है। वो समझ गई थी। मैंने सबको घर छोड़ा और मैं वापस चला आया, लेकिन पूरे रास्ते मुझे वो सारी बातें और वो सारे नजारे आंखों के सामने घूम रहे थे। मां सिर्फ मां है, उसे मरने से पहले न मारे। मां हमारी ताकत है, उसे कमजोर न होने दे। अगर वो कमजोर हो गई तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ की हड्डी के समाज और मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास या आपके जान पहचान वालों में इस तरह का कोई मसला अगर पेश आया हुआ है तो आप वहां पर जरूर जाएं, उन्हें अच्छी तरह समझाएं और कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली मां को बेघर और बेसहारा न होने दें। याद रखें, अगर मां के आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज तुम कभी नहीं चुका सकते। यकीन माने, तुम्हारे पास सब होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ मां के आंचल में होता है, और इस आंचल को कभी बिखरने मत देना। मुझे उम्मीद है कि इस सच्चे किस्से से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।